ये कहानी है एंडी ड्यूफ्रिन की, जो कि एक बहुत बड़े बैंक का बैंकर होता है। जज उसे उसकी पत्नी और उसकी पत्नी के लवर के कत्ल के इल्जाम में उम्र कैद की सजा सुनाता है और सजा के बाद उसे एक ऐसी जेल में भेजा जाता है जहां से आज तक कभी कोई कैदी भाग नहीं सका। इस जेल का नाम होता है शॉशैंक रिडेम्पशन। इस जेल में ऐसे ऐसे कैदी होते हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसी जेल में बिता दी है। जब वो इस जेल में आए थे तो बाहर की जिंदगी अलग थी और अब बाहर की दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है। साथ ही यहाँ पर कायदे और कानून बहुत सख्त होते हैं। अगर कोई गलती करता है या जेल से भागने की कोशिश करता है तो उसे मार मार के अधमरा कर दिया जाता है। एंडी बहुत दिनों तक किसी से कोई बात नहीं करता। एक दिन वो यहाँ पर एक कैदी से मिलता है जिसका नाम होता है रेड। रेड इस जेल में बाहर से किसी भी तरह की चीज को मुहैया करवा सकता है। उसे इस जेल में पूरे 20 साल हो चुके हैं। एंडी रेड से कहता है कि उसे एक हथौड़ी और एक एक्ट्रेस का बहुत बड़ा पोस्टर चाहिए। रेड एंडी से पूछता है, क्या तुम उस हथौड़ी से जेल में सुरंग बनाना चाहते हो? एंडी कहता है, जब वो हथौड़ी आएगी तुम खुद समझ जाओगे। रेड एंडी को यहाँ पर आगाह भी करता है। वो उसे 3 कैदी दिखाता और बताता है कि उन तीनों की तुम पर गंदी नजर है। एंडी कहता है कि अगर मैं उन्हें बता दूं कि मैं गे नहीं हूं तो? रेड कहता है, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। एंडी के कहने पर रेड उसके लिए हथौड़ी मंगवा देता है और जब वो हथौड़ी देखता है तो मन ही मन सोचता है, इस हथौड़ी से जेल में सुरंग बनाने में 600 साल लग जाएंगे। दरअसल एंडी को पत्थर तराशने का शौक होता है और इसीलिए उसने ये हथौड़ी मंगवाई होती है। एंडी तक इस हथौड़ी को पहुंचा दिया जाता है। अब कुछ दिनों बाद वो 3 लोग जिनकी नजर एंडी पर गंदी होती है, वो उसे मौका देखकर पकड़ लेते हैं और उसका शारीरिक रूप से शोषण करते हैं। ये सिलसिला अगले 2 साल तक इसी तरह से चलता रहता है। एंडी ने कभी इसकी किसी से कोई शिकायत नहीं की। उसके शरीर पर हमेशा चोटों के निशान रहते और चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी। एक दिन छत की मरम्मत करने के लिए कुछ कैदियों को चुना जाता है। इसमें रेड और एंडी भी होते हैं। यहाँ पर इनका जो इंचार्ज होता है जिसका नाम हेडली है। हेडली थोड़ा परेशान होता है और अपने साथियों को बताता है कि मेरे भाई ने मेरे नाम $30,000 किए, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि सारा का सारा पैसा सरकार को टैक्स के रूप में चला जाएगा। एंडी और उसके साथी भी ये बात सुन रहे होते हैं। एंडी हेडली के पास जाता है और उससे पूछता है, क्या तुम अपनी बीवी पर विश्वास करते हो? ये बात सुनते ही हेडली को गुस्सा आ जाता है और वो उसे पकड़कर छत के किनारे पर ले जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे नीचे फेंकता, एंडी उसे बताता है कि गवर्नमेंट का एक रूल है जिसके हिसाब से कोई भी इंसान अपनी पत्नी को पूरे जीवन काल में $60,000 तक गिफ्ट कर सकता है और इस पैसे पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगता। इस काम के लिए तुम्हें वकील की जरूरत होगी। ये काम मैं तुम्हारे लिए फ्री में कर दूंगा। बदले में तुम मेरे सभी साथियों को 3-3 बियर्स पिला देना। और अगले दिन हम देखते हैं कि एंडी के सभी साथी छत पर बियर का मजा ले रहे होते हैं, यानी कि एंडी ने हेडली का काम कर दिया है। अब कुछ दिनों बाद यहाँ जेल में सभी कैदियों को फिल्म दिखाई जाती है। एंडी उस कमरे से बाहर चला जाता है, पर जब वो बाहर जाता है तो उसे वो 3 लोग जो बार बार उसका शारीरिक शोषण करते हैं वो उसे पकड़ लेते हैं। वो उसे उस कमरे में ले जाते हैं जहाँ से फिल्म चलाई जा रही होती है। वो एक बार फिर से उसके साथ जबरदस्ती करना चाहते हैं, पर एंडी उन तीनों में से उनका जो हेड होता है उस पर वार कर देता है, जिस वजह से वो एंडी को बहुत बुरी तरह से मारते हैं। एंडी को इतना दिया जाता है कि वो 1 महीने के लिए हॉस्पिटलाइज हो जाता है और साथ ही उसे जिसने एंडी को मारा होता है उसे 1 हफ्ते के लिए काल कोठरी में डाल दिया जाता है। 1 हफ्ते बाद जब वो वापस अपने सेल में जाता है तो वहां पर वही ऑफिसर होता है जिसका एंडी ने $30,000 का टैक्स बचाया था। वो ऑफिसर उस आदमी को इतनी बुरी तरह से मारता है कि वो हमेशा के लिए अपंग हो जाता है। अब कुछ दिनों के बाद इस जेल का जो वार्डन होता है वो एंडी के सेल में आता है और उसके सेल की तलाशी करवाता है। दरअसल तलाशी एक बहाना होता है। उसके ऑफिसर ने उसे बताया होता है कि किस तरह से एंडी ने उसके $30,000 का टैक्स बचाया, इसीलिए वो एंडी से मिलना चाहता है। एंडी के हाथ में बाइबल होती है जिसे वो ले लेता है। उसे भी बाइबल पर बहुत विश्वास है। एंडी के सेल के अंदर बहुत सारे एक्टर्स के फोटोज होते हैं और साथ ही एक एक्ट्रेस का बहुत बड़ा पोस्टर भी। वार्डन कहता है, वैसे तो मैं अलाउ नहीं करता, पर कभी कभी इसे नजरअंदाज किया जा सकता है। दरअसल सबसे हैरानी की बात यह होती है कि वार्डन को वो हथौड़ी नहीं मिलती जो एंडी ने रेड से मंगवाई थी। वार्डन यहाँ से निकल जाता है, पर कुछ ही पल बाद वो लौट कर आता है और उसके हाथ में जो एंडी की बाइबल होती है वो उसे लौटाते हुए कहता है कि मुक्ति इसी में है। वार्डन एंडी से इंप्रेस होता है,
इसीलिए वो उसे अपने ऑफिस में बुलाता है और उसे असिस्टेंट लाइब्रेरियन बना देता है। लाइब्रेरी में एंडी को उसके अंडर काम करना है। साथ ही एंडी यहाँ पर दूसरे ऑफिसर्स की आईटीआर भरना भी शुरू कर देता है। जैसे जैसे साल बीतते हैं एंडी के पास काम बढ़ता ही चला जाता है। उसे एक असिस्टेंट की जरूरत पड़ती है और वो अपना असिस्टेंट अपने सबसे अच्छे दोस्त को, जिसका नाम रेड है, उसे बनाता है। धीरे धीरे इसी तरह से वक्त बीतता चला जाता है और एक दिन लाइब्रेरियन जिसके अंडर एंडी काम करता है वो एक आदमी की गर्दन पर चाकू लगा देता है। दरअसल सरकार ने उसकी सजा माफ कर दी है, पर वो इस जेल को छोड़कर नहीं जाना चाहता। आज उसे इस जेल में पूरे 50 साल हो चुके हैं। ये जेल की दुनिया ही उसकी असली दुनिया है और उसे लगता है कि अगर उसने किसी का खून कर दिया तो उसकी सजा बढ़ जाएगी और उसे इसी जेल में रखा जाएगा। पर एंडी और रेड के समझाने पर बूढ़ा लाइब्रेरियन ब्रूक्स उस आदमी को जिसकी गर्दन पर उसने चाकू लगाया होता है उसे छोड़ देता है। जेल से छूटने के बाद लाइब्रेरियन ब्रूक्स को सच में बहुत अजीब लगता है। 50 सालों में बाहर की दुनिया की रफ्तार बहुत बढ़ गई होती है। जहां सड़क पर पहले एक गाड़ी दिखती थी, अब सड़कों पर गाड़ियों की भीड़ है और इस भीड़ भाड़ की तेज रफ्तार वाली जिंदगी में ब्रूक्स सरवाइव नहीं कर पाता और वो अपनी जान दे देता है। वहीं जेल में दिखा